राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वे पिछले 1 घंटे में बीजिंग पहुंच चुके हैं, जहां उनकी चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ एक बहुप्रतीक्षित और पहले से टली हुई शिखर बैठक होने वाली है। यह एक अनिश्चित समय है जब दुनिया युद्ध, व्यापार, तकनीक को लेकर चिंतित है और ऐसा लगता है मानो अमेरिका और चीन ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हों। राष्ट्रपति ऐसे वक्त बीजिंग आए हैं जब उनके एजेंडे पर ईरान हावी है। युद्ध ने अनिर्णित स्थिति और तेहरान सरकार के साथ गतिरोध पैदा किया। साथ ही फारस की खाड़ी में फंसे उसके तेल गैस टैंकरों ने ऊर्जा कीमतों में भारी उथल पुथल मचा दी। अब हम वॉशिंगटन चलते हैं, जहां I24 न्यूज इंग्लिश के अमेरिका के वरिष्ठ संवाददाता माइक वेगनहाइम व्हाइट हाउस में हैं। देखिए, यहाँ ऊर्जा के मुद्दे पर माइक, हम जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सुनते हैं वो है पंप पर कीमतें, जो अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि दुनिया के कई हिस्से चीन में हो रही इस यात्रा को बेचैनी से देख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप बाजारों और दुनिया को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बीजिंग में उनकी गतिविधियों को कैसे देखते हैं? आप जानते हैं डेविड, ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका चीन संबंध काफी विरोधी थे। फिर उन्होंने अपने एजेंडे के तहत दूसरे कार्यकाल में चीन पर टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध शुरू किया। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से उन्होंने युद्ध विराम कर लिया है और तब से उस तरह की दुश्मनी और विरोध भी कम हो गया है। और इसलिए ये एक मौका है कि चीन के साथ अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। जब भी दो ताकतें आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, तो ऐसा करना हमेशा जरूरी होता है। जब वे एक तरह की तनाव में नरमी या उससे भी बेहतर स्थिति तक पहुंचते हैं, तो इससे बाजार किसी न किसी तरह शांत हो जाते हैं और इसलिए ये एक मौका है कि हम इसमें आगे बढ़ सकें। आपने व्यापार एजेंडा के मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप जिन विचारों को वो यहाँ ला रहे हैं, उनमें से एक है एक व्यापार बोर्ड स्थापित करना, जो उन पहलों को आगे बढ़ाएगा जिन्हें वो यहाँ चीन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कई वैश्विक टेक लीडर्स के साथ आए हैं, जिनमें एलॉन मस्क, एनवीडिया के नेता और अन्य वैश्विक कंपनियों के नेता शामिल हैं। वो चाहते हैं कि चीन कंपनियों के लिए दरवाजे खोले। इसके विपरीत वे चीनी निवेश भी चाहते हैं। हालांकि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ये मुख्य एजेंडा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन पहलों को और बढ़ाने का एक मौका है। इसी बीच चीन को चिप्स के रूप में अमेरिकी तकनीक चाहिए। कई एआई पहलें ताइवान की ओर बढ़ रही हैं, जिससे चीन को समस्या है। ट्रंप इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन चीन भी तकनीक चाहता है। मुद्दा यह है कि इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे मिलाया जाए। और फिर से जब अमेरिका और चीन आपस में तालमेल बिठाने का तरीका ढूंढ लेते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से वैश्विक बाजारों को शांत और मजबूत करता है। तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव है। चाहे वो ट्रंप का कुल मिलाकर इरादा हो या नहीं, इस बारे में पक्का नहीं कह सकता। अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ हों, तो वो अमेरिकी ताकत को वैश्विक बाजार की शांति से ज्यादा अहमियत देना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अगर भविष्य में अमेरिका और चीन इन मुद्दों पर सहमति बनाते हैं, तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने बीजिंग का दौरा किया था। अब इसे 10 साल हो गए हैं। लगता है उन्हें इस कदम को देश में अच्छा समर्थन मिल रहा है। इस बार इसे कैसे पेश किया जा रहा है या चर्चा हो रही है? आप जानते हैं, जब यहाँ की विदेश नीति की सुर्खियों की बात आती है, तो ईरान अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है। जब ये सुर्खियां घरेलू खबरों में बदलती हैं और अमेरिका में इन्हें देखा जाता है, तो विदेश नीति में सबका ध्यान अभी भी ईरान पर है। अगर चुनना हो, चीन ने पिछली सीट ले ली है क्योंकि यहाँ डिटेंट आई है। हाल ही में तनाव कम हुआ है, इसलिए ये खबर उतनी बड़ी नहीं रही जैसी बाइडेन प्रशासन या पिछले वर्षों में थी। पहले हमेशा युद्ध जैसी स्थिति रहती थी। पहले तनाव रहता था, अब कम हुआ है, तो मुद्दा पीछे चला गया है। लगता है यात्रा के दौरान भी यही स्थिति रहेगी। वैसे ये विडंबना ही है कि आज के चाइना डेली अखबार में अगर आप उसे खोलें और पहले पन्ने पर देखें, तो ट्रंप की यात्रा एक साइड बार में है। यकीन करना मुश्किल है। अब चीन में भी इसे खबरों में दूसरे या तीसरे नंबर पर लिया जा रहा है, जो हालात का संकेत है। ईरान अब भी सबसे ऊपर है। वैसे एक अमेरिकी अधिकारी, वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। चीन को यहाँ एक ईमानदार भूमिका निभाने और ईरान युद्ध का समाधान लाने के लिए कम से कम कोशिश करने के लिए, क्योंकि उनकी तेहरान के साथ अच्छे संबंध हैं।
इस बीच ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि चीन के साथ बातचीत के दौरान ईरान का मुद्दा उठेगा भी। उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान के मामले में चीन की मदद की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस से विरोधाभासी संदेश आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप इतने अहम मुद्दे पर राष्ट्रपति शी से चर्चा किए बिना आगे बढ़ेंगे। लेकिन ट्रंप ईरान के मोर्चे पर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात को कम करके दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। माइक वॉगनहाइम जो वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हैं इस मौसम में चेरी ब्लॉसम का आनंद ले। धन्यवाद माइक। हमारे साथ सिग्नल ग्रुप की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक कैरिस वुडी हैं जो चीन और कोरिया मामलों की विशेषज्ञ हैं। मुझे नहीं लगता इस बातचीत में इजराइल का जिक्र होगा, लेकिन अगर उसका जिक्र आए तो बेझिझक उस पर भी बात कीजिए। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने रवाना होते समय पत्रकारों से कहा, और मैं उन्हें उद्धृत करना चाहता हूं, उद्धरण, हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं नहीं कहूंगा कि ईरान उनमें से एक है, क्योंकि हमारे पास ईरान पूरी तरह नियंत्रण में है। फिर भी बहुत से लोग अब भी तर्क कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तव में बीजिंग मदद मांगने आ रहे हैं ताकि वे तेहरान के खिलाफ अपनी जंग में सहायता ले सके। आप इसे किस तरह देख रहे हैं? मैं पूरी तरह असहमत हूँ। मैं पहले वाले से असहमत हूँ। अभी जो पत्रकार थीं, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा मानना है कि ट्रंप सही हैं। उन्हें शी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मदद नहीं कर सकती। यहाँ तक कि शी जिनपिंग पहले ही कह चुके हैं कि वो युद्ध का अंत चाहते हैं। वो होर्मुज़ जलडमरू मध्य को खुला देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भले ही ट्रंप और शी मिलकर इस युद्ध को खत्म करने के लिए सहमत हो जाएं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें एक तीसरी पार्टी है जो फैसला करती है, और वो है ईरान। और जब तक ईरान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, खासकर शासन का अस्तित्व, तब तक यह शासन के लिए अस्तित्व का सवाल है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब आप अपनी जान के लिए लड़ रहे होते हैं तो आप एक कठिन दुश्मन बन जाते हैं, और इसलिए मैं सहमत हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये ईरान के संदर्भ में कोई निर्णायक बात होगी, और मुझे नहीं लगता ये मुद्दा उठ सकता है, लेकिन ये उस रिश्ते में ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा कारक बनेगा। मुझे लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ये बैठक आयोजित कर रहा है इस युद्ध का बड़े पैमाने पर विरोध करने और लगातार आक्रामक विरोधी बयानबाजी करने के बावजूद चीन यह स्थिति अपना रहा है, और फिर भी उसने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि वो कहे ठीक है, हम राष्ट्रपति ट्रंप से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, जो कि वे दिखाने के लिए कर सकते थे कि वे समर्थन के लिए अपनी वैल्यू दिखा रहे हैं। युद्ध विरोधी रुख क्यों? क्योंकि चीन को इस बैठक की ट्रंप जितनी बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरत है। चीन बार बार कहता है कि नेता इस साल 4 बार मिलेंगे। उसे इसकी इतनी जरूरत क्यों है? क्योंकि चीन को बेहद जरूरत है कि उसके बाहर, यानी चीन के बाहर, एक स्थिर माहौल हो। असल में इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ स्थिरता बनी रहे। तो मैं इसे एक गतिरोध कहूंगी, जो काफी हद तक चीन की सेमीकंडक्टर नियंत्रण की लगभग बेताब जरूरत की वजह से है, ताकि उसे अमेरिका पर निर्भर ना रहना पड़े और अमेरिका की दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी तरह से जरूरत की वजह से है। तो इसी वजह से वो गतिरोध बना, जिससे वो ठंडक आई जिसके बारे में हमने सुना। और अगर दोनों पक्ष उस समय का इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को उन क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो इसका बहुत असर पड़ेगा कि यह प्रतिस्पर्धा आगे कैसे चलेगी। यहाँ ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के साथ चीन के संबंधों को लेकर, इस गतिरोध की प्रकृति को लेकर बहुत चर्चा हुई है, और इस युद्ध का ईरान से ज्यादा संबंध अमेरिका चीन संबंधों और विश्व भू राजनीति से है। जैसा कि आपने बताया, चीन अपनी सीमाओं के बाहर स्थिरता चाहता है और उसकी विदेश नीति इसी पर आधारित रही है। चीजों की स्थिरता के लिए कट्टरपंथियों से दूरी बनाएं। इस शासन के तहत ईरान मध्य पूर्व में हमेशा अस्थिर करने वाली शक्ति रहा है। क्या आप चीन और ईरान के संबंधों की असली प्रकृति बता सकते हैं? क्या ये सिर्फ आर्थिक रहा है? ये रणनीतिक सुविधा की एक साझेदारी है। आर्थिक पक्ष भी है। यह निश्चित रूप से मायने रखता है। हाल ही तक चीन को जो तेल छूट पर मिलता था वह काफी कीमती था,
लेकिन चीन के लिए ईरान का असली आंतरिक महत्व यह है कि वह इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जो पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। और अगर आप इसे प्रतिरोध की धुरी या चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया का कोई भी नाम देना चाहें, तो ईरान इसमें एक बहुत सक्रिय और प्रमुख खिलाड़ी है। कई लोगों ने कहा है कि चीन को इसका फायदा मिलता है कि अमेरिका का ध्यान भटक जाता है और वो एशिया और दक्षिण चीन सागर से बहुत सारा रक्षा और सैन्य उपकरण इस क्षेत्र में ले आता है, जिसे माना जाता है कि ये चीन के लिए कोई बड़ी जीत है। लेकिन मेरी समझ में ये अस्थायी है और चीन निकट भविष्य में ताइवान पर किसी भी तरह के हमले की योजना नहीं बना रहा है। मुझे लगता है अगले कुछ वर्षों तक बिल्कुल नहीं। तो अमेरिका उसके पास सभी उपकरणों को एशिया में उन्हीं जगहों पर फिर से तैनात करने का समय होगा। सामान्य तौर पर ईरानियों को लगता है कि चीन ने उनकी स्थिति का फायदा उठाया है, क्योंकि उन्हें सस्ते दामों पर बेचना पड़ा और साथ ही उनके बीच व्यापारिक संबंध किसी भी स्तर पर ईरान के पक्ष में नहीं हैं। चीनी लोगों को लगता है कि ईरानियों के साथ व्यवहार करना बहुत मुश्किल है और वे बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं, तो यह निश्चित रूप से सुविधा के लिए किया गया गठबंधन है। रोचक है। अमेरिकी नेता का ताइवान पर रवैया कई लोग दुविधापूर्ण मानते हैं। ये मुद्दा उठाकर एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे मुझे लगता है कि ये सवाल उठे हैं कि क्या राष्ट्रपति वहां के द्वीप लोकतंत्र के लिए समर्थन कम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ताइवान दुनिया का प्रमुख चिप निर्माता है, जैसा आपने बताया। इस शिखर सम्मेलन और व्यापक रूप से ताइवान के मुद्दे में एआई की दौड़ कहां बैठती है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप कुछ दूरी बनाएंगे? तो ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि शी जिनपिंग और आमतौर पर चीन चाहते हैं कि ट्रंप ये कहने के लिए कि अमेरिका स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि वह स्वतंत्र ताइवान का विरोध करता है। और भाषा व शब्दों में छोटा बदलाव उनके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ट्रंप वो इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते कि आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो सच में ऐसा कर सकते हैं। और ये क्यों मायने रखता है? अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के कई लोगों के नज़रिए से वे पूछते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये संकेत देता है कि अमेरिका कैसी रोकथाम करता है। ये दिखाता है कि अमेरिका ताइवान के खिलाफ चीन की आक्रामकता रोकने को कितना तैयार है। तो अगर ट्रंप ने जापान के साथ ऐसा किया, जिसके साथ अमेरिका की आपसी सहयोग और सुरक्षा संधि है, और दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के साथ भी, जो दोनों पारस्परिक रक्षा संधि वाले सहयोगी देश हैं, तो इससे बहुत चिंता पैदा हो सकती है। तो वे चिंता करने लग सकते हैं कि अगर उस शब्दावली को बदल दिया गया, तो ये चीन उन सभी और बाकी दुनिया को ये संदेश भेज रहा है कि अमेरिका ताइवान के समर्थन से थोड़ा पीछे हट रहा है। जैसा आपने कहा, ट्रंप ने अपने शब्दों में जाहिर किया है कि वो ताइवान की अहमियत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। तो ये शायद ईरान पर पूरी चर्चा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कारक होगा। खैर, चीनी लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि ताइवान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो ये एक दिलचस्प मुद्दा है। इस बीजिंग शिखर सम्मेलन में बड़े मुद्दे दांव पर है। कैरिस हुडी, हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।